बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अब अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। बेशुमार कॉल्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। जी कामरान साहब, ये पूछना था कि मैंने फी वीवर का अप्लाई किया हुआ है, तो उसका जो आंसर आएगा वो मुझे ईमेल आएगा या सॉलिसिटर को आएगा, या किस तरह पता चलेगा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया? ठीक है। जब आपके सिस्टर ने एप्लीकेशन भरा था, जी उसमें कौन सा ईमेल दिया गया था, आपने चेक किया? जी जी हाँ, मेरा ईमेल दिया गया। आपका ईमेल दिया था, ठीक है। और एप्लीकेशन जी कब जी। सबमिट की थी आपने? वो तो मंथ हो गया, 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया, ठीक है। और कोई सवाल आपका? नहीं नहीं, बस यही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जब आप फ़ी वेवर की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, जहां आप रिक्वेस्ट करते हैं कि होम ऑफिस की फ़ीस माफ़ की जाए, वहाँ आपको ईमेल एड्रेस भरना होता है। ज़्यादातर अगर आप सॉलिसिटर के थ्रू करते हैं एप्लीकेशन, सॉलिसिटर अपना ईमेल देता है, और जब फिर डिसीजन होम ऑफिस करती है उस एप्लीकेशन के ऊपर, वो रिप्रेजेंटेटिव सॉलिसिटर के पास जाती है। लेकिन आपने मुझे बताया है कि आपका ईमेल दिया गया था, तो मेरे ख्याल में जब होम ऑफिस फैसला करेगी इस एप्लीकेशन के ऊपर, वो फिर डिसीजन आपके पास आएगा। फिर आपके पास होंगे 10 वर्किंग डेज़, जिसमें आपने एप्लीकेशन सबमिट करना होगा फॉर लीव टू रिमेन। आजकल इसमें काफ़ी डिले है, क्योंकि मैंने 2-3 हफ्ते पहले होम ऑफिस के साथ बात की थी इसके ऊपर, और केस वर्कर मुझे बता रहा था कि ज़्यादातर जो केस वर्कर्स हैं उनको फ़ी वेवर की टीम में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्योंकि बेशुमार एप्लीकेशंस आ रहे हैं और इस वजह से फ़ी वेवर एप्लीकेशंस में काफ़ी डिले है। सो इसलिए आपके एप्लीकेशन में भी तकरीबन 1 माह हो गया है। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट 2-3 वीक्स में आपको जवाब इसका मिल जाएगा जो होगा पॉजिटिव। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, इस वीक की थोड़ी सी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता चलो। हमने देखा लास्ट वीक के होम ऑफिस ने ऐलान किया कि जो लोग यहाँ रीसेटल किए गए हैं फ्रॉम अफ़गानिस्तान, उनको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट किया जाएगा। सो विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ कि जो लोग अरब स्कीम पर आए हैं उनको ILR ग्रांट किया जाएगा। और जो होम ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन इस वीक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जहां उन्होंने कहा कि जो लोग अफ़गानिस्तान से आना चाहते हैं यूके में, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक वैलिड रूट से आएँ, एक वैलिड रीसेटलमेंट रूट से आएँ, और प्लीज़ बोट्स के थ्रू या कोई भी और अल्टरनेटिव रूट के थ्रू आप ना आएँ जो इलीगल है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम आपको असाइलम नहीं देंगे। तो इसलिए अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं अफ़गानिस्तान में अभी जो निकलना चाहते हैं, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अभी से वेट करें। जैसे ये रेफ्यूजी कैंप्स स्टार्ट होती हैं, फिर होम ऑफिस और यूके अपनी स्कीम्स को शुरू करेंगे, और फिर जैसे ही उनकी लिस्ट में वो लोगों को रिसेटल कर देंगे टू द यूके। अगर आप आते हैं अल्टरनेटिव मेथड्स के थ्रू, जैसे कि वाया रोड या लॉरी, हो सकता है कि होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दे और फिर आपको वीज़ा ही ना दे और आपको रिमूव कर दे। सो इसलिए प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वैलिड रूट के थ्रू आए टू द यूके। एक और अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इस वीक के लिए, वो है एमनेस्टी के ऊपर। हमेशा मुझे पास ये रिक्वेस्ट आते रहते हैं कि एमनेस्टी के बारे में क्या हो रहा है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। अभी तक इसमें कोई नई प्रोग्रेस तो नहीं है, क्योंकि ना इस पर कोई ज़्यादा बातचीत हुई है। आपने देखा होगा लास्ट 1 मंथ कि अफ़गानिस्तान पर मेन इश्यूज़ चल रहे हैं और गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है। अब ऑनलाइन अगर आप देखें, ये रूमर्स फैल रहे हैं कि सितंबर में जब पार्लियामेंट वापस आएगी एक नई डिबेट होगी, उसके ऊपर फिर एमनेस्टी आएगी। इस पर ऐसी कोई न्यूज़ अभी नहीं है, ना पार्लियामेंट का कोई इरादा है कि एमनेस्टी पर कोई डिबेट हो, कोई नई डिबेट। सो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो न्यूज़ ऑनलाइन फैलती रहती है उस पर ज़्यादा तवज्जो ना दें। अगर आप यहाँ ओवरस्टेयर हैं, आपने कभी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की, फिर आप
अपने कोई सोलिसिटर से मिल लें जो आपको एडवाइस कर सके कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में जिस शख्स ने कभी भी कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस में नहीं डाली उसको ज़रूर डालनी चाहिए कम से कम एक दफ़ा। ये मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने पहले एप्लीकेशन सबमिट की हुई थी और वो रिफ्यूज़ हो गई है, आपने अब असेस करना है कि आपके फ़ायदे के लिए है या नहीं। अगर आपके सर्कमस्टांस इतने बदले नहीं हैं, फिर आपको असेस करना पड़ता है इसमें क्या फ़ायदा होगा एप्लीकेशन सबमिट करने का। मैंने देखा है अक्सर ऑनलाइन काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जहां आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जी नहीं, आप इन टच रहें, एप्लीकेशन डालते रहें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जब कोई एमनेस्टी आएगी आपको इसका फ़ायदा होगा। और मेरा सवाल उन लोगों से है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई एमनेस्टी आती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो किसको पता है? ना मुझे पता है, ना आपको पता है। तो इसलिए अगर कोई बंदा यहाँ 12 साल से रह रहा है और अगर कोई एमनेस्टी आती है और कहती है 15 साल के लोगों को हम देंगे, फिर उस बंदे ने जो एप्लीकेशन सबमिट की थी उसको क्या फ़ायदा हुआ उसका? नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, अब पिछले साल से ये शोर मचा हुआ है कि एमनेस्टी आने वाली है, होम ऑफिस को एप्लीकेशन अब सबमिट कर दें और वीज़ा आने वाला है। अगर आपने जनवरी में एप्लीकेशन सबमिट की थी या फरवरी में, आपको इस एप्लीकेशन का फ़ैसला मिल गया होगा या मिलने वाला होगा और 90% वो होगा रिफ्यूज़ल। फिर जो पैसे आपने खर्च किए उसका क्या फ़ायदा हुआ? ये मेरा सवाल उन लोगों से हैं जो बार बार कहते हैं कि जी आप होम ऑफिस के साथ इन टच रहें, आपको फ़ायदा होगा इसका और आप एप्लीकेशन सबमिट करें। सो फिर आपने क्या पाया? कुछ भी नहीं। और मेरी पैदाइश यहाँ यूके की है और पाकिस्तान में खाली एक दफ़ा ज़िंदगी में गया हूँ, लेकिन मैंने वहाँ से सुना है कि पाकिस्तान में एक वीज़ा होता है जिसका नाम है डन बेसिस, कि अगर वीज़ा मिलता है फिर कंसल्टेंट को पैसे मिलते हैं। और जो सोलिसिटर्स या जो भी प्रोफेशनल्स या जो भी आप वीडियोस देखते हैं ऑनलाइन जहां आपको बार बार इंकरेज किया जाता है कि एमनेस्टी के लिए एमनेस्टी आने वाली है, आप एप्लीकेशन डाल दें, आप उनसे कहें कि जी आप डन बेसिस पर मेरा एप्लीकेशन कर दें कि अगर मुझे वीज़ा मिलता है मैं आपको पैसे दूंगा। मेरे ख्याल में ये फिर बेस्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि ना तो आपके पैसे ज़ाया जाएंगे और जो लोग ऑनलाइन वीडियोस फैल रहे हैं एमनेस्टी के बारे में, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, फिर वो भी अपना एक जो मकसद है वो पूरा कर सकते हैं कि वो लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, पैसे भी नहीं ले रहे, और अगर वीज़ा मिलता है जैसे वो कह रहे हैं फिर उनको पैसे भी मिलेंगे जब आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। नाज़रीन, एक कॉल आ रही है, देखते हैं हमारा अगला कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मुझे ये पूछना था कि जिससे यहाँ पर जैसे यहाँ से पाकिस्तान में लोग जाकर जैसे कोई लड़की है वो शादी करती है और फिर शादी करने के बाद वो यूके आ जाती है और शादी को रजिस्टर करती है, फिर उसके बाद उसकी नहीं बनती उनसे और जैसे अलहदगी का सोचती है, लड़का उसे डिवोर्स नहीं करता और वो शरिया काउंसिल में जाकर खुला लेती है, तो ऐसी सूरत में अगर वो खुला लेती है तो क्या लीगल तौर पर लड़का भी आज़ाद हो जाता है? जैसे यहाँ तो एक ही शादी की गुंजाइश है। अब ये मेरे भाई के साथ हुआ, उसकी वाइफ ने जो है इस तरह से खुला तो ले ली, लेकिन जैसे बाकायदा कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिए, वो कहती है तलाक हो गई है, कोई ज़रूरत नहीं है। भाई मेरे पाकिस्तान में है। ठीक है। सो भाई आपने शादी की एक लड़की जी, के साथ, करेक्ट? शादी बाकायदा हुई, रजिस्टर किया उन्होंने, वो यहाँ ठीक है, आए रहे। ठीक है। मैं देता हूँ आपके सवाल का जो। एक और बात ये है कि फिर असल में मेरे भाई के और उनके कज़न के दरमियान कुछ मसला हो गया था, तो यानी उसने कोई अटैक किया था मेरे भाई के ऊपर, तो ठीक है, इनमें असल में इसी बात पर जो है ज़रा नाराज़गी हो गई थी। ठीक है, भाई अच्छा, फिर भाई ने जब इसके बाद असाइलम केस किया तो उसे रिफ्यूज़ल आया, लेकिन उसके वकील ने उसे बताया नहीं था। हाँ, 14 दिन थे
और अभी तक वो ये नहीं बता रहा। वो कह रहा है मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर ने ये कहा था कि आप 12 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अब वो ये जानना चाह रहा है कि वो कितने अरसे तक बैन है, वो किस तरह से मालूम करे, ये उसको समझ नहीं आ रही। नहीं, मुझे ये बात बताएं कि आपने कहा कि आपके भाई ने असाइलम क्लेम किया था, वो इन जी ज़्यादातर इन कंट्री किया होगा, कि आउट कंट्री तो आप नहीं कर सकते असाइलम। जी बिल्कुल, क्योंकि उसकी ससुराल में जो उसकी नहीं, सो वाइफ यूके, की आपका कजन भाई से यूके उसकी में था लड़ाई जब हुई उसने ना। असाइलम क्लेम किया था? हेलो? जी नहीं सुन रहे। जब आपके मैं भाई कह ने रही हूँ असाइलम क्लेम किया था वो यूके में था? जी जी, वो यूके में था। ठीक है, उसको रिफ्यूज़ल क्योंकि मिला? उसे धमकी मिली थी ना सामने से, वो जो लड़की है ना उसके मामू ने धमकी दी थी, तो फिर इसलिए वो कह रहा था ये नहीं बताना मेरे बेटे ने नहीं, अटैक आप, किया है। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। मेरा सवाल जी आपसे है कि अभी आपका भाई कहाँ है, पाकिस्तान में या यूके में? अब पाकिस्तान में है। वो यही चाहता है कि मैं कितने अरसे के लिए बैन हूँ, मैं दोबारा ठीक अप्लाई है, कर सकता हूँ या नहीं किसी। ठीक है, जी मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपके कॉल का। जहाँ तक आपका ये पहला सवाल है कि खुला ले ली है और अगर वो वैलिड है या नहीं, अब बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप शरिया काउंसिल से कंफर्मेशन ले लें कि यूके लॉ के तहत अगर वो वैलिड है या नहीं, वो आपको इस पर बारे में बता सकते हैं। वैसे ये होता है कि अगर आपकी शादी को 1 साल से कम हुआ है, आप अनलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है शादी को हुए, फिर जो आपके जो भाई हैं वो पाकिस्तान से डिवोर्स अप्लाई कर सकते हैं, या जो लड़की यहाँ है वो यूके से अप्लाई कर सकती है, या वो पाकिस्तान से अप्लाई कर सकती है। सो अगर उसने डिवोर्स ले लिया है पाकिस्तान से, जो वैलिड है, वो फिर दुरुस्त होगा, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक वैलिड डिवोर्स के लिए वो हैं कि अगर कोई ब्रिटिश नेशनल यहाँ सेटल्ड है यूके में और उसके जहाँ शादी हुई थी वहाँ से आप डिवोर्स ले सकते हैं, या जहाँ आप सेटल्ड हैं एज अ ब्रिटिश नेशनल आप यूके से भी ले सकते हैं, दोनों वैलिड हैं। सो इसलिए मेरे ख्याल में जो आप बता रही है मुझे, वो डिवोर्स अब हो चुका है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपके भाई ने असाइलम क्लेम किया था और वो रिफ्यूज़ हो गया, उसने अपील नहीं की क्योंकि सॉलिसिटर ने नहीं बताया, अब वो वापस यूके एंटर होना चाहता है, वो कब अप्लाई कर सकता है? अगर वो वॉलंटरी छोड़ के गया था यूके, फिर 1 साल बाद वो अप्लाई कर सकता है फॉर एंट्री क्लियरेंस। अब कौन सा एप्लीकेशन वो सबमिट करता है वो डिपेंड करेगा। अगर वो स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करता है क्योंकि उसने यहाँ ओवरस्टे किया है, हो सकता है कि होम ऑफिस उसकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दे। और अगर वो विज़िट वीज़े के लिए भी अप्लाई करता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि उसकी जो हिस्ट्री है वो दिखाएगी होम ऑफिस को कि इस बंदे ने ओवरस्टे किया था। तो इसलिए कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको इस लिस्ट से मिल लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि ijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। Hello, I'd like to ask a few questions, please, if that's okay, regarding student visa. Go for it. So my first question is someone is studying here in UK, and they've come from India. They're on a student visa at the moment, and we want to know if he can switch to a spouse visa, and if that's possible, and is it difficult, or we just want to know the procedure. And also, if he switches from student visa to spouse visa, do I need to have a full-time job to be able to support him, or like what are the requirements? And also, does he need to, after because he's from India, Right. after he switches to a spouse visa, does he need to go back to India, or do we need to go back to India to do a spouse visa, or he can switch here in the UK? Right. Any other questions? No, that's it. Thank you. Thank you very much. Thank you for your call. Regarding your first question, that someone's here on a student visa, can they switch to a spouse visa? The answer is yes, they can. They will have to give the 70-day notice to the Home Office,
that they intend to get married. The Home Office will then conduct their own investigation. If they're satisfied that this is a valid marriage and we're happy for this to proceed, then they'll give you the go-ahead, and this prospective student, or this gentleman, whoever he is, he can then get married. So to answer your first question, can a student get married in the UK? In a nutshell, the answer is yes. The second question you asked is, what are the requirements for one to switch successfully from a student visa to a spouse visa? Primarily, you've got to show, number one, that you're in a genuine and subsisting relationship. Number two, and this is the one that most people fall under and their application is refused, that's the income requirement. You've got to show, together, both of you combined, that there's a gross annual income of 18,600. Now, I don't know if this is your fiance that you're asking for, or the person, whoever the student is, if they're working 20 hours per week, as per their student leave visa, they could potentially use that income to meet the 18,600 requirement. And then if you're working, then you could use your income to combine that to equate to 18,600. So that's the main key requirement that you've got to satisfy there. The English test requirement, if he's passed an English language test, which I'm pretty sure he would have, then he doesn't need to pass an English test again. If he hasn't, however, if, for example, he was accepted to a university course just by doing an interview and the university was satisfied with his English language, for a spouse visa, he would have to pass the A1 English test. So that's an important requirement there. If those three things are satisfied, so the genuine relationship, income requirement, and he passes the English test, I would see there no reason for this application to not be successful. Now, your third question you asked was, if someone is here on a student visa, do they have to go back to apply? Now again, as I alluded to previously in your second question, the answer is no. They can do it in theory in country. But the question that arises is, you've got to weigh this up now. Is it beneficial for him to go back? Or if he's not willing to do that, then he can apply here. Because the reason I say that is, there is the possibility the Home Office will say, maybe the relationship is not genuine, because I don't know when this prospective student has come into the UK. If it's only been a few months, suspicion may be raised by the Home Office saying, isn't it coincidence that within a few months of arriving in the UK, you've fallen in love and you're wanting to apply for a spouse visa. However, if he's been here for, say, a year, 15 months, and you and him have got proof of being in a relationship for the past year, and now you intend to register your marriage, that makes a much stronger case. So whether it's beneficial to apply from overseas or in country, you really have to discuss that with a solicitor who can advise you on what will be the best option. नाज़रीन, ये मुझे सवाल पूछा गया है कॉलर से, और उन्होंने मुझे पूछा है कि अगर कोई स्टूडेंट जो यहाँ आता है स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, अगर वो स्विच करना चाहता है शादी वीज़े के ऊपर, वो स्विच कर सकता है या नहीं। और मैंने उनको बताया बिल्कुल वो कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है और आप स्विच करना चाहते हैं टू स्पाउस वीज़ा, आप बिल्कुल कर सकते हैं इन कंट्री। उन्होंने मुझे पूछा है कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं इस वीज़े की अगर आप स्विच करना चाहते हैं इन कंट्री, और मैंने उनको बताया है कि पहला तो है कि आपकी रिलेशनशिप जेन्युइन होनी चाहिए, नंबर 1, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। होम ऑफिस देखती है कि आप साबित कर सकते हैं आप एक जेन्युइन रिलेशनशिप में, ये तो नहीं कि आप एक पेपर मैरिज कर रहे हैं। नंबर 2, आपको इनकम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी होती है जो है 18,600। अगर कोई बंदा स्टूडेंट वीज़े पर आता है और वो काम कर रहा है 20 आवर्स पर वीक, वो इनकम वो लगा सकता है टू मीट द इनकम रिक्वायरमेंट। अगर उसकी जो फियांसे है या उसकी जो प्रोस्पेक्टिव वाइफ है, अगर वो काम कर रही है, वो भी अपनी इनकम लगा के साबित कर सकते हैं दोनों इकट्ठे कि वो हम कंबाइंड हमारे पास इनकम है 18,600। और तीसरा मैंने उनको बताया है कि आपको इंग्लिश टेस्ट पास करना होगा। अगर स्टूडेंट वीज़े पर आप आए हैं और आपने इंग्लिश टेस्ट पास नहीं किया, फिर आपको वो पास करना होगा जो है A1 इंग्लिश टेस्ट। तीसरा सवाल उन्होंने मुझे पूछा है कि अगर स्टूडेंट को वापस जाना होगा, और मैंने इनको ये समझाया कि ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस के ऊपर। कभी कभी बेहतर होता है कि आप वापस जाके एंट्री क्लियरेंस ले लें। कि फ़र्ज़ करें अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आता है और उसको यहाँ हो गए हैं 3-4 माह, और अब वो
परमिशन एप्लीकेशन डालता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, इसमें थोड़ी सी इश्यूज़ आ सकते हैं कि होम ऑफिस ये कह सकता है कि ये कैसे हो सकता है, एक बंदा जो 4 माह पहले आया है अब वो शादी करना चाहता है, हम नहीं समझते कि रिलेशनशिप जेन्युइन है। सो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर उस स्टूडेंट को यहाँ हो गया 1 साल 1.5 साल और उसके पास प्रूफ है कि वो अपनी पर्सपेक्टिव वाइफ के साथ रह रहा है पिछले साल से, फिर आपका केस काफ़ी मजबूत हो जाता है और चांसेस आपको वीज़ा मिलने में काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। सो इसलिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है मैंने इनको एक्सप्लेन किया है, वो आप अपने सिस्टर से डिस्कस कर लें और वो आपको बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मेरी आंटी हैं, वो विजिटर पाकिस्तान से आई हैं इधर। जी जी। वो वापस जाना उन्होंने जाना है और जाने से पहले वो रेजिडेंट कार्ड जो होता है ना, मल्टीपल वीजा नेक्स्ट टाइम अप्लाई करे, तो क्या वो इधर से रेजिडेंट कार्ड अप्लाई कर सकती हैं? विजिट वीज़े की बात कर रही हैं आप? जी जी, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम आने के लिए वो कहती है कि मुझे मल्टीपल का मैं वीज़ा लेके आना चाहती हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपका विजिट वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, आप इन कंट्री नहीं अप्लाई कर सकते, वो आउट कंट्री आपको अप्लाई करना होता है। सो जब आपकी आंटी वापस जाएंगी और अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और दोबारा वो आना चाहती हैं, उनको दोबारा विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करना होगा और वहाँ वो रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि मुझे 5 साल का या 10 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जाए और एंटी क्लियरेंस ऑफिसर वो इशू कर देगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कामरान, I will prefer in Urdu. Yeah, sure, please. एक्चुअली मुझे यहाँ पे रहते हुए ऑलमोस्ट ओवर 18 इयर्स हो गए हैं और मुझे 2014 में इंडेफिनिट मिला था और मैंने उसके बाद नेशनलिटी के लिए भेजा था। जी जी। लेकिन उसमें एक पॉइंट मिस हो गया था। पॉइंट वाज दैट कि मुझे एक मरतबा ड्यू टू अ मैटर मुझे पुलिस का वार्निंग मिला था, कॉशनरी जिसको बोलते हैं। Right. तो Yeah. I was not arrested, I was not even like a sentence or something, लेकिन वो मैंने उसमें एक क्वेश्चन था एप्लीकेशन में कि हैव यू बीन कन्विक्टेड और समथिंग, तो मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया था। तो मेरा एप्लीकेशन वाज टर्न डाउन इन 2014। Right. तो उसके बाद और रिफ्यूजल में क्या लिखा था कि आपके पास एक क्वेश्चन है? हाँ जी, you try to mislead or you try to hide something. Our record says कि आपको क्वेश्चन मिली थी, ठीक है। तो मैंने उसके ऊपर रिव्यू के लिए वो एप्लीकेशन सबमिट किया, 200 समथिंग उनका। ठीक है, ये 2014 की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये वो भी उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। लेकिन आफ्टर दैट मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। मैंने एक सॉलिसिटर से कांटेक्ट किया तो वो मुझे कहते हैं कि आपको जो रिफ्यूजल आया उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपका जो इंडेफिनिट है इट्स वैलिड अंटिल 2026। करेक्ट। इफ यू विल अप्लाई दे माइट नॉट एक्सेप्ट दैट और ये टर्न डाउन हो जाएगी, तो पैसे जाया होंगे। नहीं, सॉरी, दोबारा दोहराएं इस बात को, क्यों रिफ्यूज होगी दोबारा? उन्होंने मुझे जो नहीं, सोलिसिटर ने आपको क्या वजह बताई, क्यों रिफ्यूज करेंगे प्लीज? उन्होंने मुझे कहा जी कि आप भेज दें, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे ये लग रहा है कि वो रिजेक्ट कर देंगे। वजह कि आपके लेटर में भी ये लिखा हुआ है कि इट माइट एक्सेप्ट इट और मे बी विल रिफ्यूज अगेन। वाह, वी आर नॉट श्योर। ठीक है, आप रहते कहाँ हैं? जी आप मैं लंदन में। लंदन। ठीक है, आप ज़रूर मेरे पास आइएगा, मैं वो पढ़ना चाहूँगा वो आपका रिफ्यूज़ल। अच्छा, आपका ऑफिस लंदन में है या लंदन? जी, लंदन में। ऑन एयर मैं आपको नहीं बता सकता, आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप मुझे इसका जवाब देंगे? ज़रूर दूंगा आपको। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका सवाल है कि आपने मुझे बताया कि 2014 में आपने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया और आपकी एप्लीकेशन को उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं डिक्लेयर की और उस वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अब देखें, जब आपको क्वेश्चन मिलती है उसको माना जाता है जैसे एक नॉन कस्टोडियल सेंटेंस होती है और 3 साल के लिए आपकी एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। जब 3 साल गुजर जाएं, अगर आप दोबारा अप्लाई करें और उस केस को सही तरह रिप्रेजेंट किया जाए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको नेशनलिटी वो ग्रांट कर देंगे। जहाँ तक आपकी ILR का इशू है कि आपका जो ILR का वीज़ा है वो 2026 में एक्सपायर हो रहा है और आपने किसी से ओपिनियन लिया, उन्होंने कहा है कि
शायद वो रिफ्यूज़ कर दें। देखिए जो ILR आपका जो होता है वो कभी एक्सपायर नहीं होता, चाहे आपका जो BRP कार्ड होता है उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर होती है, लेकिन वो आप रीन्यू भी करवा सकते हैं जब वो एक्सपायर होने वाला होता है। तो इसलिए याद रखें जो ILR होता है, आपका जो लीव होती है वो कभी आपकी एक्सपायर नहीं होती, बेशक आपका जो कार्ड है वो एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो आपने मुझे बताया है, क्योंकि 3 साल गुजर चुके हैं, अगर आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और उसको सही तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको नेशनलिटी होम ऑफिस ग्रांट कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं यहाँ लास्ट ईयर 2020 में फरवरी में मैं आई हूँ स्पाउस वीज़ा पे। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब स्पाउस वीज़ा पे होने के साथ मुझे नेशनलिटी कब तक मिल जाएगी? क्या अब कोई ऐसा रूल पास हुआ है कि नेशनलिटी 10 साल बाद मिलेगी अगर बच्चा होता है या नहीं होता है खुदा? तो इसका मतलब आप बताइएगा। और दूसरा मैंने ये पूछना था कि मतलब मुझे कोई अपना वीज़ा स्टेटस स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए या मुझे कोई टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा? बिकॉज मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो काइंडली इस बारे में आप ज़रूर गाइड कीजिए। ठीक है, जो आपके हस्बैंड है वो भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी जी, मेरे हस्बैंड ब्रिटिश हैं, वो यहाँ काम करते हैं। ठीक है, और उनकी एनुअल सैलरी कितनी है साल की अप्रॉक्सीमेटली? ऑलमोस्ट आई थिंक 19,000 समथिंग है। 19,000। जी ठीक है, और आपका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है? मेरा वीज़ा जो फर्स्ट मेरी एक्सटेंशन होगी वो नवंबर 2022 में, सॉरी नवंबर 22 में। जी ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ओके, थैंक यू। जहाँ तक आपका सवाल है कि आप यहाँ स्पाउस वीज़े पर आई हैं पिछले साल, और अगर आपको काम करना चाहिए या नहीं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप काम करना चाहती हैं आप कर सकती हैं, अगर आप नहीं भी करना चाहती इसमें आपके एप्लीकेशन में कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप अप्लाई करेंगी स्पाउस वीज़े के लिए, एक्सटेंशन के लिए, आपने साबित करना होगा कि आप और आपके हस्बैंड आपस में 18,600 कमा रहे हैं। अगर आप नहीं काम कर रही, वो आपके हस्बैंड की इनकम को देखेंगे कि अगर वो 18,600 कमा रहे हैं या नहीं, और आपने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड कमा रहे हैं 19,000। तो जब आप अप्लाई करेंगी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है नवंबर में, इसके 6 महीने पहले आपने पे स्लिप्स लगानी होंगी 7 एप्लीकेशन के लिए, जहां वो चेक करेंगे कि आप 18,000 रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। सो अगर अभी आपके हस्बैंड की इनकम ड्रॉप हो जाती है उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगी इन 2022 उससे 6 महीने पहले वो चेक करेंगे कि आप इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे थे या नहीं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि अगर आपको वो 10 ईयर रूट पर लगा देंगे, अगर आप इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करते जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, फिर हो सकता है कि आपको वो 10 ईयर रूट पर लगा दें। लेकिन आप अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि आप इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और आपने जब अप्लाई करेंगे एक्सटेंशन के लिए आपने A2 इंग्लिश टेस्ट भी पास करना होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो जाता है। मेरा ईमेल एड्रेस अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। और जो बहन भाई अभी कोशिश कर रहे हैं कॉल करने की और उनकी बारी नहीं आई, अगर आप YouTube पर जाएं अभी फौरी तौर पर YouTube पर, और वहाँ टाइप करें कामरान एजाज़, वहाँ आपको मेरा YouTube चैनल नज़र आ जाएगा। और आज शाम को हम ये वीडियो अपलोड करेंगे YouTube के ऊपर, और वहाँ कमेंट्स में जो भी सवाल आप मुझे पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा कमेंट्स में। सो इसलिए अगर आप ऑन एयर बात नहीं करना चाहते, आप YouTube पर जाके मुझे सवाल पूछ सकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कामरान साहब। जी सर। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान साहब, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। जी जी, ठीक है। और मैं अफगानिस्तान का हूँ। मैं अभी 10 दिन पहले मैंने अपनी फैमिली को लाया, कुछ फैमिली के लाया, लेकिन मेरा 2 बेटा वो अफगानिस्तान में रह गए। उनके लिए कैसे रूल है कि मैं वो कैसे लाऊंगा इधर? ठीक है,
और जो आपके जो 2 बेटे हैं उनकी एज कितनी है? एक का 21 ईयर का है और एक का 25 है, उन्होंने शादी भी किया है, उसका 3 बच्चा बच्ची भी है। 21 और 25, ठीक है। और आपने कभी यूके गवर्नमेंट के लिए काम किया था या नहीं? नहीं, उधर मैंने उधर अफगानिस्तान में तो नहीं किया था ना, कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। क्योंकि आपके जो 2 बेटे हैं वो ओवर 18 है, आप उनको यहाँ यूके में स्पॉन्सर नहीं कर सकते। अगर वो अंडर 18 होते फिर आप कर सकते थे। अब आपके जो 2 बच्चे हैं, अगर उनकी जान को ख़तरा है तालिबान से, फिर आप यूके गवर्नमेंट है, उन्होंने एक हॉटलाइन बनाई हुई है जो आप ऑनलाइन नंबर ले सकते हैं और गवर्नमेंट को आप इतला कर सकते हैं कि जी मेरे 2 बच्चे हैं जो ओवर 18 है लेकिन उनकी जान को ख़तरा है। और फिर हो सकता है कि होम ऑफिस और यूके गवर्नमेंट उनकी असाइलम एप्लीकेशन को प्रोसेस कर दे। अभी तक होम ऑफिस ने कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि किस तरह जो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं जिनकी जान को ख़तरा है, हम किस तरह इन एप्लीकेशंस को डील करेंगे। जैसे ही वो न्यूज़ आती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर मैं ना जॉब का सिटीजन हूँ, मेरे पास पासपोर्ट है। हाँ जी। पुर्तगाल का, यहाँ पे इंग्लैंड में काम कर सकते हैं अभी या नहीं? ठीक है, आप अभी कहाँ हैं, पुर्तगाल में या यूके में, कहाँ रहते हैं आप? अभी मैं फ्रांस में हूँ सर। फ्रांस में हो। और आप 31 दिसंबर से पहले यूके एंटर हुए थे या नहीं? नहीं सर, मैं नहीं हूँ अभी तक। ओहो, आप पहली दफ़ा है सर। ठीक है, लेकिन आप दिसंबर से पहले एंटर क्यों नहीं हुए? आपके पास पासपोर्ट नहीं था उस टाइम? उस टाइम नहीं है सर, 7वें महीने में आया ना मेरे पास। अच्छा, मैं समझ गया। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। क्योंकि अब यूके यूरोप को छोड़ गया है और अभी ब्रेक्सिट हो चुका है, जो EU नेशनल्स यहाँ आना चाहते हैं वो खाली विज़िट के लिए आ सकते हैं। अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं, आप काम अभी नहीं कर सकते। अगर आप काम करना चाहते हैं यहाँ यूके में, आपके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए जो आपको स्पॉन्सर करे काम करने के लिए। तो इसलिए अगर आप यहाँ काम करना चाहते हैं, आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढना होगा जिसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है, वो फिर आपको स्पॉन्सर कर सकता है अनस्किल्ड वर्कर वीज़ा, फिर आप यहाँ आके काम कर सकते हैं। लेकिन वैसे आप यहाँ आके एंटर होके काम नहीं कर सकते। अगर होम ऑफिस आपको डिटेन कर देती है, वो फिर आपको रिमूव कर देगी। सो इसलिए बेस्ट ऑप्शन इज़ आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर आप अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कमरान साहब, मैं लिवरपूल से बोल रहा हूँ। जी। एक छोटा सा मेरा सवाल है। पूछो। मैं बच्चे पाकिस्तान में 2 पैदा हुए थे, एक का 4 साल, एक कोई 8 साल का है, दूसरी शादी से। ठीक है, 4 साल। एक साल से उनका पासपोर्ट अप्लाई किया था ब्रिटिश एम्बेसी में पाकिस्तान। जी। तो अभी लिवरपूल वो पासपोर्ट ऑफिस से लास्ट वीक मुझे एक लेटर आया है। जी। तो वो लिखते हैं योर पासपोर्ट एप्लीकेशन इज बीइंग प्रोसेस्ड। ठीक है। The documents submitted in the support of your application have been noted and are included. तो मैं पूछना, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अभी मैं समझूं उनका बन गया है, बना देंगे तो मैं या कोई और अभी चेकिंग होनी है? नहीं, इसलिए ये जो लेटर इन्होंने आपको दिया है ना तो ये गुड न्यूज़ है ना तो ये बैड न्यूज़ है। ये बस आपको बता रहा है कि हम आपके एप्लीकेशन को डील कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाई थी वो हम आपको अब वापस कर रहे हैं और हम अपना फ़ैसला करेंगे जब आपकी टर्न आती है। तो इसलिए ना ये गुड न्यूज़ है ना ये बैड न्यूज़ है। इसका ये मतलब है कि वो आपके एप्लीकेशन को डील कर रहे हैं। अभी आपने मुझे बताया कि 1 साल हो गया है, वो है बहुत ज़्यादा टाइम। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि वो एक चिट्ठी लिख सकते हैं कि जी साल हो गया है, आपने मेरा एप्लीकेशन लटकाया हुआ है, प्लीज़ इसको स्पीड अप करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का।
देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं उषा बोल रही हूँ लंदन से। जी जी मैंने ना सर, जब मैं इस कंट्री में आई थी 2011 में, जी तो जी मेरे पास स्टूडेंट वीज़ा था ठीक है 2011 to 2012. राइट Then after that I applied for PSW. ठीक है Then after that in 2012 same year I got married. So ठीक है after 2012 में आपने शादी कर ली, ठीक है हाँ जी। तो पर मैंने अपने PSW पे ही थी मैं 2 साल के लिए। ठीक शादी है मेरी 2012 में हो गई थी। तो फिर मैंने 2014 पे मैंने बिहाफ ऑफ माय हस्बैंड आई अप्लाइड फॉर द वीज़ा। ठीक है स्पाउस तो वीज़ा पर मुझे आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, वीज़ा ठीक मिला मुझे। यस 2014 में मुझे वीज़ा मिला। देन आफ्टर दैट आई अप्लाइड 2016 अगेन स्पाउस वीज़ा। तो कुछ इश्यूज आ गए थे जिसके वजह से उन्होंने रिफ्यूजल कर दिया था। ठीक देन है आई फाइट 4 इयर्स फॉर माय स्पाउस वीज़ा। ठीक है। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि आपका सवाल होगा लॉन्ग रेजिडेंस का, करेक्ट? हाँ जी सर। नहीं मुझे फिर वीज़ा मिल गया था स्पाउस वीज़ा। नहीं वो ये मुझे पता है ये सवाल लॉन्ग रेजिडेंस पर जा रहा है, लेकिन हाँ मुझे ये बताएं पहले कि जो 4 ईयर की फाइट हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इस जंग में क्या हुआ था? उन्होंने रिफ्यूज करके आपको अपील राइट दिया, अपील डिसमिस होगी, क्या हुआ है यहाँ? हाँ अपील राइट दिया उन्होंने। देन आई फाइट। तो मैं जो उन्होंने पहले मुझे रिफ्यूज कर दिया था अपील में फर्स्ट टाइम। तो मैं फिर अपर कोर्ट में गई तो उन्होंने मेरा अप्रूव कर दिया था। मैं वहाँ से केस जीती। तो देन आफ्टर दैट दे सेड यू हैव टू गो बैक टू द कोर्ट। ठीक है, फिर फर्स्ट ट्राइब्यूनल में दोबारा केस क्या रिमिट किया उन्होंने, फिर क्या हुआ? हाँ जी। फिर वहाँ से मैं जीत गई थी केस, दोबारा जीत गई। 2019 में। ठीक है। मैं 20 में मैं केस जीत गई थी। ठीक है। तो पर मुझे ना 10 साल इस ईयर मार्च में हो गए थे। तो मैंने अपने 10 इयर्स के बेस पे अप्लाई किया अभी इंडेफिनिट के। ठीक है। तो मैं मतलब मेरा डिसीजन ठीक था कि मैंने 10 इयर्स के बेस पे, क्योंकि मुझे न्यू फाइल नहीं लगानी पड़ी। मेरी कंटिन्यू फाइल वही 2016 से चलती जा रही थी। तो विच वन आई वोन। तो ये मतलब मेरा जो मैंने केस लगाया है अभी इंडेफिनिट। आपने खुद सबमिट किया था, सॉलिसिटर के पास गई थी? मैं सॉलिसिटर के पास गई बट ही डिडंट सेड एनीथिंग टू मी। इवन ही डिडंट, बिकॉज मैंने इमिग्रेशन से अपना पूरा 10 इयर्स का रिकॉर्ड मंगवा के ही फाइल मैंने सबमिट करवाई। ठीक है। बट सॉलिसिटर ही डिडंट चेक माय एनीथिंग। अच्छा। मतलब उन्होंने मेरा वो जो मैंने वहाँ से मंगवाए थे डॉक्यूमेंट वो भी नहीं चेक किया। बट ही जस्ट आस्क्ड मी कि जब आपने अपील किया बीच में तो आपने कोई न्यू फाइल सबमिट तो नहीं की थी? मैंने कहा नहीं, वही केस मेरा अपील चल रहा है। ठीक है। काश आप मेरे पास आ जाती एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। ये तो पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई बंदा मुझे सवाल पूछ रहा है कि मैंने सही किया या गलत किया। ये तो ऐसे होता है ना जैसे आप एक जुर्म कर लेती हैं। मुझे नहीं पता था। व्हेन आई वॉच दैट वीनस टीवी तो मुझे आप वीनस टीवी को ना वहाँ फेवरेट कर दें, हमेशा देखा करें। इस पर हर वीक रिपीट मूवीज़ भी लगाते हैं, कॉमेडी मूवीज़ जो बार बार रिपीट की जाती हैं, और इमिग्रेशन के शोज़ भी होते हैं हर वीक, वो रिपीट नहीं होते। मुझे नहीं पता था एक्चुअली। मेरी नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ, डोंट वरी। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका लॉन्ग रेजिडेंस का एप्लीकेशन है और जो आपने मुझे बताया, मुझे नहीं लगता इसमें ब्रेक हुआ है, क्योंकि आपने मुझे बताया है कि जब आपने स्विच किया था फ्रॉम PSW टू स्पाउस वीज़ा, आपके एप्लीकेशन को उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और फिर आप अपील पर गई। तो आपकी 3C कंटिन्यू हो रही थी और वो अपील आपकी डिसमिस हो गई, लेकिन आपने परमिशन एप्लीकेशन सबमिट कर दी, वो गई टू द अपर ट्राइब्यूनल। अपर ट्राइब्यूनल ने आपके हक़ में फ़ैसला किया और केस वापस गया टू द फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल। इसका मतलब कि आपकी जो 3C लीव थी वो चल रही थी। उसके बाद आपने अपील जीत लिया और उसके बाद आपने एक्सटेंशन भी हासिल कर लिए हैं और आपके 10 साल पूरे हो गए। सो जहाँ तक आप मुझे बता रही हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई ब्रेक हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो ILR ग्रांट कर देंगे और उम्मीद है कि आपकी और मेरी मुलाकात होगी जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगी। मैं इसमें आपकी मदद करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कामरान भाई ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। हाँ जी, बस मैं आपसे 2 ही क्वेश्चन, आपका थोड़ा सा टाइम लूँगी। इस तरह के मेरा बेटा जो है पहले उसने एक ऑफेंस किया था, किसी को मारा था, 18 महीने की उसको सज़ा हो गई थी। मुख्तसरन ये कि उन्होंने डेपुटेशन ऑर्डर दे दिए थे और वो
हमने केस विन कर लिया था ट्राइब्यूनल से। ठीक है, अब उसने फिर गाड़ी मार दी। ये तो पिछले साल आपने मुझे कॉल की थी इस शो के ऊपर। जी डेफिनेटली, मुझे याद है, मैं हर कॉलर को याद रखता हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ अभी? इसलिए बड़ा याद रखा है, अल्लाह में आपकी जिंदगी करे, सुख से दे। अच्छा, आमीन। तो वो अब उसने गाड़ी मार दी है, उसको तकरीबन 2 साल बाद फिर उन्होंने 18 मंथ की फिर सजा दी। ठीक है, अच्छा, अब वो चला गया है, उसको अभी तक कोई डेपुटेशन ऑर्डर सर्व नहीं हुए अभी तक। ये 3 महीने हो गए अंदर गए हुए को, और उसको लेकिन फॉरन प्रिजन में डाल दी गया। ठीक है, आया, ये मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आया फिर वो इसको डेपुटेशन ऑर्डर देंगे या अभी इसका स्टेटस क्या है? इसका इंडेफिनेट है, 30 सालों से इस ठीक है, और तो आया जी बात करें। आया ये जो डेपुटेशन है देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि अपर ट्राइब्यूनल ने कहा कि जब तक बच्चे जो हैं वो 18 के नहीं होते तो इसको मतलब इस मुल्क से ना निकाले, उसकी बीवी ब्लाइंड है। ठीक है, लेकिन इसकी एज कितनी है बेटे की आपकी? 37 इयर्स ओल्ड है। ठीक है, 4 बच्चे हैं, छोटी बच्ची 4 ठीक है। और होम ऑफिस की तरफ से कोई पेपर वर्क आया है, कोई स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल ग्राउंड्स फिल करें या कोई हमें कोई स्टेटमेंट दें? कुछ भी नहीं। सेंटेंस कब खत्म हो रही है इसकी? जी, इसकी सेंटेंस अगले साल मार्च में खत्म होगी। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अमूमन होता ये है कि जब आपको सज़ा होती है और आपके पास 2.5 साल का वीज़ा या आपके पास इंडेफिनिट है, अगर वो 1 साल से ज़्यादा है, जैसे वो आपको सज़ा दी जाती है, होम ऑफिस आपके ख़िलाफ़ डेपोटेशन ऑर्डर इशू कर देती है। कभी कभी कोई सर्कमस्टांसिस में होम ऑफिस नहीं करती, जहाँ आप एक ममालिक से हैं जैसे सोमालिया, वहाँ आपकी जान को ख़तरा है, या अफ़गानिस्तान जैसे अभी हो रहा है, और फिर आपको वो रिमूव नहीं करते कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि जी अगर हम आपको वापस भेजेंगे वहाँ आपकी जान को ख़तरा होगा। अब आपने मुझे बताया है कि पहले भी एक अपील हुई थी जहाँ जज ने कहा था कि आपके बेटे को डिपोर्ट ना किया जाए क्योंकि उसकी वाइफ नबीना है और उसके बच्चे भी ठीक नहीं हैं। अब हो सकता है केस वर्कर आपके बेटे के हक़ में ये फ़ैसला कर दे कि जी हम डिपोर्टेशन आपके बेटे के ख़िलाफ़ नहीं परस्यू कर रहे, और ये भी हो सकता है कि वो फ़ैसला कर दें कि जी नहीं, हम आपको दोबारा डिपोर्ट करना चाहते हैं। मेरे ख़्याल में बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप एक फ़ौरी तौर पर एक सॉलिसिटर को इंस्ट्रक्ट कर दें जो उसके बिहाफ पर ये रिप्रेजेंटेशंस कर दे और होम ऑफिस से जानकारी कर सकता है कि अभी क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। अगर आप मुझे कोई सवाल भी पूछना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाकर आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ BNS TV पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।